दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। हिजबुल्लाह ने लिए एक और इजरायली फौजी की जान। सरहद पर ड्रोन हमले में जख्मी हुए थे 4 फौजी। हरमेस ड्रोन भी गिराया। आईडीएफ का ऐलान, 24 घंटे में 11 फौजी हुए जख्मी। हिजबुल्लाह का दावा, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के हेडक्वार्टर को दहलाया। और यमन के हाउथीज ने फिर बनाया जहाज को निशाना। कहा, लाल सागर में हमारे उसूल तोड़ने पर है पाबंदी। तुर्की के जहाज पर हमले की चर्चा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। आईडीएफ ने अनाउंस कर दिया है कि उनका एक और फौजी हिजबुल्लाह से लड़ते हुए मारा गया, और ये लेबनान में नहीं बल्कि लेबनान से लगती सरहद पर 2 किलोमीटर इधर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन में ये शानदार तरीके से अपने साथियों के साथ मुलव्विस था। लेकिन फिर इसकी एक बदसूरत मौत आ गई, क्योंकि एक हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इन 4 फौजियों को आकर हिट किया और इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। तो ये फौजी अपनी जान इलाज के दौरान गवा बैठा। इनका नाम ओमेर मोशे है और जो है इनकी ज़िंदगी में इनकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 8 महीने का, 3 साल का, और फ़िलहाल अब ये दुनिया में नहीं है। ऐसी कहानियाँ गज़ा में भी हैं, भरी पड़ी हैं, हज़ारों हैं। नेतन्याहू की वजह से इनकी भी जान गई है, उनकी भी जान गई है। अगर ये जंग रोक देते तो ये दोनों तरफ की जानें बच सकती थीं। फ़िलहाल इनके साथ ये 5111वीं बटालियन गोलानी ब्रिगेड का बंदा था, 30 साल का था, मेजर गेलदोर। मैंने जो पिछले दिनों में इजरायली फ़ौजी जो मारे गए उनकी उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र इस शख्स की मिली, नौजवान की, वरना तो सब 19, 21, 20 साल के मारे जा रहे थे। फ़िलहाल 4 फौजियों में से एक तो ये मारे गए और 3 का इलाज अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह ने एक हरमेस ड्रोन गिराया है। इजराइल का हरमेस 450 करोड़ों का ड्रोन है, और बताया है कि एक रॉकेट से हमने एक इजरायली फ़ौजी को भी उड़ा दिया है। अब ये दूसरी खबर हो सकती है क्योंकि वो ड्रोन हमले की खबर थी। खैर, बढ़ते हैं आगे। अल जज़ीरा पैलेस्टाइन की खबर देखिए। इसमें खुद इजरायली आर्मी के हवाले से लिखा गया है कि इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि उसके 11 फौजी पिछले 24 घंटे में लेबनान में लड़ाई लड़ते हुए ज़ख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से 11 फौजी। और ये बताया है कि जब से ये ग्राउंड ऑपरेशन लेबनान के ख़िलाफ़ आईडीएफ ने शुरू किया है, तब से आईडीएफ के 1000 फौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। और यहाँ ज़ख्मी होने का मतलब बुरी तरह से ज़ख्मी होने के करीब ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अल जज़ीरा पैलेस्टाइन ने एक और ख़बर दी है जिसमें हिजबुल्लाह ने दावा, देखिए ये जो ये दे रहे हैं ना, हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, इनके जब हम पढ़ रहे थे तब तक इनका हेडलाइन बनना बाकी था। तो ये बिल्कुल ताज़ी खबरें आई कि हिजबुल्लाह ने ये दावा किया है कि हमने इज़राइल की गिलौद बेस पर, जो कि उनका हेडक्वार्टर है मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 8200 का, तेल अवीव के बाहरी इलाकों में, उस गिलौद बेस पर हमने हमला किया है और हमारा निशाना सटीक लगा है। ये कहा गया कि हमने मिज़ाइल बैरेज से समझ रहे हैं कि हमला बड़ा है, मिज़ाइल बैरेज से एनिमी फोर्सेस पर ओमरा गेट में भी हमला किया है। ये सिटी ऑफ ख़याम में आता है, सदर्न आउटस्कर्ट्स हैं जो लेबनान के, वहाँ पर भी हमला हुआ है, इजरायली कब्ज़े वाले इलाकों में भी हुआ है। हिजबुल्लाह ने एक और एक्सपोस्ट है अल जज़ीरा की, बताया है कि इन्होंने मिज़ाइल्स भी दागी हैं सदर्न आउटस्कर्ट्स में। मोरन अल रस जो एक इलाका है लेबनान का, वहाँ पर फ़ौजियों के जमावड़ा था आईडीएफ के, और इन्होंने वहाँ पर रॉकेट्स और मिज़ाइल्स दागी हैं। तो ये जो है एक बड़ी अपडेट्स थी उनके हवाले से। लेकिन आपको याद है कल हमने शुरुआत जो की थी वो तेल अवीव में परसों रात और कल सुबह तक जो हमला हुआ था वो उस पर की थी कि वो जो हमला हुआ उसकी आग की तस्वीरें बिल्डिंग लगने की आई थी, बिल्डिंग में आग लगने की। अब उन सब चीज़ों को लेकर इजरायली मीडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन ये कहती है कि हिजबुल्लाह की मिज़ाइल जो रामत गन में थी, ये बड़ा वीआईपी इलाका है तेल अवीव का, जो मिज़ाइल वहाँ आकर गिरी, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द इजराइल डिफेंस, इजराइल की डिफेंस के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? हम लोगों ने यही तो बात की थी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो भोकाल बना था, और यहाँ भी बड़े पापा करके कूदते थे कुछ लोग, वो लोग सब ठंडे हो गए, अब नहीं बोल रहे।
आयरन डोम है उसके पास, ऐसी तैसी कर देगा। अब देख रहे हैं असल में जंग होती है, हर तरफ का नुकसान होता है। टेक्नोलॉजीज़ का असली पता ट्रेनिंग में, प्रैक्टिकल में नहीं पता चलता, असल जंग में पता चलता है कि वो कितना इफेक्टिव है। क्योंकि तब तुम्हें अपने ही छोड़ी चीज़ों पर निशाना नहीं लगाना है, दुश्मन की कुव्वत का जो नमूना उड़ता हुआ आ रहा है उसे निशाना बनाना है। अगर वो तुमसे तेज़ है तो तुम चोट खा जाओगे। सराया अल कुद्स फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मिलिट्री मूवमेंट है, ये भी गज़ा में जंग लड़ रहे हैं हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के साथ साथ। सराया अल कुद्स का ये दावा है जो अल जज़ीरा ने लिखा कि इन्होंने ज़ायनियों के 3 ड्रोन्स अपने कब्ज़े में ले लिए हैं, मार गिराए हैं, क्योंकि ये सभी इंटेलिजेंस मिशन पर निकले हुए थे। कौन कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ जमावड़ा है, कौन किस तरफ से जा रहा है, इनमें कैमरास फिट होते हैं। पूरी फीड इजराइल को, IDF को ट्रांसफ़र होती रहती है। इन तीनों को निशाना लगाकर गिराकर अपने कब्ज़े में लेने का दावा सराया अल कुद्स या अल कुद्स ब्रिगेड ने लिया है, दावा किया है। अब इजराइल के लोगों की ज़िंदगी कैसी है वो फ़ोटो भी दिखाया अल जज़ीरा ने, और दिखाया है जी सड़कों पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और सारे लोग एक पहाड़ नुमा चीज़ के सहारे छुपे हुए बैठे हैं। कोई उकड़ू बैठा है, हमारे यहाँ सुबह में पटरियों पे जो बैठते हैं, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, सब लोग छुप कर बैठे हैं। क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह का हमला चल रहा है, तो हजरात आपके सफ़र में खलल डालते हुए साइड में बैठना पड़ेगा आपको। इजराइल स्टॉप देयर कार, इजरायली अपनी कार रोकते हैं और सड़क के बीच बैठ जाते हैं, किनारों पर बैठ जाते हैं। उन्हें लेबनीज़ मिसाइल के हमले की चपेट में आ जाने का डर होता है। ये इजराइल की आज की ज़िंदगी है जो खौफ के साए में बीत रही है। यमनी आर्म फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याह्या सारी कल शाम सामने आए और दावा किया कि उन्होंने रेड सी में एक जहाज़ को उनकी फ़ोर्स ने फिर से निशाना बनाया है। और इजरायली अखबारों ने तो ये कहा कि 2 बार निशाना बनाया है। इस जहाज़ पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। अल मसीरा की खबर जो है यमनी वेबसाइट की, वो तो ये कहती है कि हमने जो रेड सी में ब्लॉकेड लगा रखा है YAF ने, यमनी आर्म फोर्सेस ने, उसकी हुक्मदूली हो रही थी। इसकी वजह से हमने उस पर जो है वो हमला किया, और वो इजरायली लिंक शिप था, इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाला था। इनका ये कहना है इजरायली अखबार का, यमन्स हाउथीज क्लेम टू हैव ट्वाइस अटैक पनामा फ्लैग वेसल, कि पनामा का झंडा लगे जहाज़ पर इन्होंने 2 बार हमला किया। ये यमन के हाउथीज का दावा है, ये कहते हैं। और अंदर लिखा भी है कि इस जहाज़ का नाम अनादोलू S है। हम अनादोलू एजेंसी की रोज़ खबरें आपको सुनाते हैं। अनादोलू से सुनकर आपको कुछ ना कुछ तो याद आया होगा, कहीं ये तुर्की का जहाज़ तो नहीं है। जी, ये तैर रही है बात कि तुर्की का ये बल्क कैरियर था अनादोलू, जिसे रेड सी में निशाना बनाया है यमन के हाउथीज़ ने। और रिपोर्ट ये है कि कितने भी ऐलान कर लें रजब तैयब एर्दोगान, बावजूद इसके तुर्की की तरफ से इजराइल के साथ सौदा हो रहा है, व्यापार हो रहा है। मुझे लगता है कि भले ये जहाज़ तुर्की का हो या पनामा का हो, लेकिन इतने खुले तौर पर तो रजब तैयब एर्दोगान व्यापार नहीं कर सकते, जब परसों चिल्ला कह रहे हैं कि हर रिश्ता हमेशा तक के लिए सनम तुमसे तोड़ दिया। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं इतने ऐलान के बाद, तो भाई मतलब बड़ी शर्म की बात है और बड़े हंसी की बात है कि लोग आप पर हंसेंगे, सिवाय इसके और कुछ नहीं होगा। मैंने दोनों खदशे जाहिर किए कि ये बेवकूफ़ाना हरकत होगी अगर इन्होंने की है। एक आपको मैंने एक खबर परसों रात बताई थी कि 100 से ज़्यादा ट्रक राशन के गए गज़ा और उन्हें लूट लिया गया, और 90 से ज़्यादा तो उसमें उन ट्रकों को नुकसान हुआ है। अब कुछ एक्सेंडिस का ये दावा है कि वो इज़राइल की शह पर उन लोगों ने गज़ा में ट्रक लूटे थे जो इज़राइल के साथ मिलकर हमास के ख़िलाफ़ काम करते हैं। याद रखिएगा, गज़ा में, फ़लस्तीन में, वेस्ट बैंक में बड़े कोलैबोरेटर्स हैं जो इज़राइल को, IDF को, शिनबेत को पल पल की जानकारी मुहैया करवाते हैं, पल पल की जानकारी। अब कौन कहाँ है, कैसा है, वहाँ क्या हो रहा था, कितने लोग बैठे थे, तो ये सब पैसा लेते हैं और मुखबिरी करते हैं। बताया गया यही वो एजेंट थे जिन्होंने ये सब राशन से भरे ट्रक 100 से ज़्यादा लूटे, और सब इजराइल के इशारे पर ये दावे किए जा रहे हैं। ये पूरा गैंग कोलैबोरेटर्स का बताया जा रहा है कि कल गज़ा में निशाना बना दिया गया और ये लोग कार से जा रहे थे, और कार से जाते पर इन पर हमास ने जो है वो गोला दागा, और इसके बाद जो हुआ ये इनके ऊपर
गोला दागने के बाद 22 मेंबर थे, ये सारे के सारे मारे गए हैं। सलाम यूनिट, एरो यूनिट कहलाती है जो गज़ा की, उनके हाथों, तो साहम यूनिट के हाथों ये मारे गए हैं। और 22 मेंबर्स थे, ये सभी लोग गज़ा के लोगों का सामान लूटते थे। उसके बाद इमेज हमास की ख़राब होती थी, इसका फ़ायदा इजराइल को मिलता था। ये सब कुछ लिखा है। 18 नवंबर को ओमान का नेशनल डे था, तो 19 नवंबर को अल जज़ीरा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आप देख रहे होंगे ओमान के लोग फ़लस्तीन का झंडा लिए घोड़ों पर बैठे हैं और अपना नेशनल डे मना रहे हैं। गाड़ियों पर भी फ़लस्तीन के झंडे, बच्चों के हाथों में फ़लस्तीन के झंडे। तो हमने फिर सोचा कि भाई ओमान को ही देख लिया जाए, ओमान के नेशनल डे को। तो आप ये सुनिए ओमान के लोग कैसे जश्न मनाते हैं। आप सुनिए, आपको म्यूज़िक आ ही रहा होगा, कैसे ये लोग ढोल बजा के नाच के अपना नेशनल डे मनाते हैं। हर कोई हर गम में नहीं डूब सकता, लोगों के लिए खुशियों के मुकाम भी आते हैं, उन्हें जीना भी एक ज़िंदगी है। ये भी अपने नेशनल डे को ऐसे ही जी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए, मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए।